Hello, students. I am again back with part 3 of chapter number 1, the Union Parliament. Students, मुझे लगता है आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लें। बेटा यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे राज्यसभा से। ठीक है बात। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया की। भारत में कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है बात। एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये भी हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? पार्लियामेंट का। चलो, तो हम लोकसभा को डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। अब हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे किसको? राज्यसभा को। तो जो राज्यसभा है सेकेंड चैम्बर है इंडियन पार्लियामेंट का। देखो बेटा, हम लोग अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो पता होगा कि लोकसभा को पूरी तरीके से डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। जो चुनी हुई सरकार होती है कई बार उसके कामों की वजह से या कुछ मेंबर्स के पार्टी चेंज करने की वजह से या XYZ कोई भी रीज़न हो, कई बार लोकसभा को उसके टर्म के एक्सपायर होने के पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। पर राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसे प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। आई बात समझ में? राज्यसभा क्या एक परमानेंट बॉडी है एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इतनी बातें क्लियर है? चलें आगे। अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो बेटा जो राज्यसभा है उसके अंदर अभी करंट राज्यसभा की बात करें तो 250 मेंबर्स हैं, उससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। फिर से मेरी बात याद करो कि अब हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई है जिसको हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था। तो अब डीलिमिटेशन होगा, मतलब लोकसभा मेंबर का जो नंबर है वो भी बढ़ाया जाएगा। वो हो सकता है 800 तक हम लेके जाएं और राज्यसभा को हो सकता है हम 450 500 तक लेके जाएं। तो न्यू राज्यसभा में मेंबर्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो कब होंगे कैसे होंगे ये नहीं पता, पर जो बिल्डिंग बनी है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि भाई ज़्यादा मेंबर उसमें अकोमोडेट हो सके। ठीक है बात। तो राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? अभी करंट की बात करें तो 250। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। जो मेंबर होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं और दूसरे इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक नॉमिनेटेड दूसरा इलेक्टेड। तो इलेक्टेड तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट होके आएंगे, पर जो नॉमिनेटेड होंगे उन्हें नॉमिनेट करने का काम किसको दिया हमने बेटा? प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करता है भाई? मैं इसको बताऊं उसके पहले आप लोग ये समझो बेटा कि जब आप मुझे PDF भेजते हो तो उसकी क्वालिटी को थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर मैम ने बोला बी फ्लैट से खींचो, डॉक स्कैनर से खींचो, तो सिर्फ उतना इनफ नहीं है कि डॉक स्कैनर से खींच लिया, कुछ भी फोटो आई उसको बिना सोचे समझे आपने PDF बना दिया। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखो कि उसमें प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। अब जब ये वीडियो अपलोड होगा तो देखना यहाँ पर इसकी क्वालिटी और ज़्यादा गिर जाएगी। तो PDF प्लीज़ प्रॉपर बनाया करो। ठीक है, एक बार फोटो खींचने के बाद देखो तो PDF बनाने के पहले की फोटोज प्रॉपर हैं कि नहीं है। चलो, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करता है। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को। और जो 12 मेंबर्स होते हैं ये अलग अलग फील्ड के मास्टर्स होते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर लिया है। ठीक हुई बात। उन्हें लाने का पर्पस यही होता है राज्यसभा में कि भाई इनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये अपनी बातों को जिस एरिया से आते हैं, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब कोई स्पोर्ट्समैन आएगा, कोई सिंगर आ जाएगा, कोई म्यूजिशियन आ जाएगा, कोई एक्ट्रेस आ जाएगी, है ना, कोई साइंटिस्ट आ जाएगा, तो कम से कम ये अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साइंटिस्ट आया तो साइंटिस्ट क्या प्रॉब्लम फेस करें, कोई एक्ट्रेसेस आए तो वो क्या रिफॉर्म चाहते हैं, वो बता पाएंगे। बिकॉज दे वर पोजेसिंग व्हाट प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, क्योंकि उस फील्ड में थे तो उनके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो वो और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं राज्यसभा की वर्किंग को। क्या बात समझ में आई? तो दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। उनके पास स्पेशल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। अब किस किस फील्ड से वो आ सकते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विसेज, साइंटिस्ट, एक्ट्रेस, म्यूजिशियंस, बहुत सारी फील्ड होती हैं जिससे हम जिन बंदों ने एक्सीलेंस को अचीव कर लिया उन्हें लेकर आते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, एक्ट्रेसेस रेखा रही हैं, मैरी कॉम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हैं, उन्हें हम राज्यसभा में ले आते हैं, राज्यसभा मेंबर बना लेते हैं। The principle of nomination enable distinguished person। अब
ये जो नॉमिनेशन का प्रिंसिपल है, इसकी वजह से बेटा हमें वैरायटी ऑफ लोग मिल जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं बेटा वो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी? अपर चैम्बर में। और बेटा इसी की वजह से कि भाई हमारा अपर हाउस कुछ सीट्स को वैकेंट रखता है नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, इस वजह से हमें बहुत ही ऐसे लोगों के आइडियाज़, ऐसे लोगों की एस्पिरेशंस को जानने का मौका मिलता है जिन्हें अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल है, जिन्हें अपनी फील्ड की मास्टरी हासिल है। जैसे कि अगर हम बात करें, फेमस एक्ट्रेसेस मिस रेखा भी वहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम किसको दिया है? हिंदी सिनेमा को दिया है। सिविल सर्वेंट रहे, आरबीआई गवर्नर रहे। देखो आरबीआई का गवर्नर बनना कोई आसान काम नहीं है। वो व्यक्ति पहले सिविल सर्वेंट रहा, फिर आरबीआई का गवर्नर भी बना, जिसका नाम है डॉक्टर बिमल जालन। वो भी राज्यसभा में आए, तो सोचो हमारी राज्यसभा को कितना एनरिच उन्होंने किया होगा। इसके बाद फेमस जर्नलिस्ट चंदन मित्रा, ये भी राज्यसभा के मेंबर रहे। इसरो के चीफ के कस्तूरी रंगन, ये भी आए कहाँ पर? हमारी राज्यसभा में। अब सोचो वो इसरो के चीफ रहे हुए हैं, अगर ये राज्यसभा में आके दो बातें भी बोलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्रेमवर्क के ऊपर अगर कुछ क्रिटिक भी देते हैं, तो वो कितना वैल्यूएबल होगा। ठीक है, क्रिकेटिंग आइकॉन सचिन तेंदुलकर मेंबर रहे हैं कहाँ के? हमारी राज्यसभा के। तो बेटा अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, कोई एक्ट्रेसेस आ रही है, या कोई एक्टर आ रहा है, कोई साइंटिस्ट आ रहा है, कोई म्यूजिशियन आ रहा है, तो सोचो ना बेटा कि ये लोग अपनी फील्ड की प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से राज्यसभा में रखेंगे, कौन से इश्यूज हैं, इन लोगों की क्या एस्पिरेशंस है, ये हमें पता चल जाएंगी, हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाएगी। नाउ एलोकेशन ऑफ सीट्स। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो पहले हम लोग इस टेबल को देखेंगे, क्योंकि इस टेबल में जो कंटेंट दिया है बहुत ही प्रॉपर है, तो आप लोगों को इस कंटेंट को लर्न कर ही लेना है। स्पेशली जो चीज़ मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाने वाली है, वो ये है कि मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो किस स्टेट से आते हैं। तो बेटा आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो मेंबर हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश से। कितने आते हैं बेटा? 31। फिर अगर मैं पूछना चाहूँ कि अ, कम किस किस स्टेट से आते हैं, या वो कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे सिर्फ एक ही सीट दी गई है, तो वो आपको ये भी लर्न कर लेना है। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, क्लियर हुई बात? फिर आ जाओ तुम यहाँ पर गोवा को भी एक सीट दी है राज्यसभा की। फिर आपके अरुणाचल प्रदेश को भी एक ही सीट दी है। सिक्किम के पास भी एक ही सीट है। इतना बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। सेवन सिस्टर्स के पास तो एक ही सीट है। अब सेवन सिस्टर्स आपको पता होगा, देखो ये रहा त्रिपुरा, ये रहा सिक्किम, 2 हो गए। तीसरा नागालैंड, चौथा मिजोरम, पांचवा मेघालय, छठा मणिपुर। अब इसमें बचा क्या है? एक 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 अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं? मिला के 7 सिस्टर्स। तो सारी 7 सिस्टर्स को एक एक सीट्स का लोकेशन हुआ है। गोवा को भी एक सीट मिली है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। मैक्सिमम कितने आते हैं, कितने किस स्टेट से आए हैं? तो मैक्सिमम आए हैं उत्तर प्रदेश से। कितनी सीट्स आई है बेटा? 31। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। बाकी मैं चाहूँगी कि ये टेबल तो आप पूरी ही लर्न कर लो, है ना? पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में डिलिमिटेशन हो जाएगा, तो ये नंबर चेंज होगा। आपकी बोर्ड्स में तो यही टेबल पूछा जाएगा, बोर्ड के लिए तो यही है बेटा, पर आगे जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो उसमें हो सकता है आपको चेंज वाला लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो हो ही जाएगा डिलिमिटेशन। चलो अब हम पढ़ते हैं। तो देखो हम लोग क्या कहते हैं बेटा इसको, राज्यसभा को, कि भैया ये रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरी की। तो जो एलोकेशन होता है सीट्स का, हर स्टेट को वो इक्वल नहीं दिया गया है कि भैया महाराष्ट्र से भी उतने ही लोग आएंगे, गोवा से भी उतने ही आएंगे, और उत्तर प्रदेश से भी उतने ही आएंगे। ऐसे तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा, और फिर इस सिस्टम को हम अनडेमोक्रेटिक बोलने लग जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? 1 मैन 1 वोट। पर अगर उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या, वहाँ से भी एक व्यक्ति चला गया, गोवा में इतनी कम है, वहाँ से भी एक व्यक्ति चला गया, तो ये तो अनइक्वल हो जाएगा ना, अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। इसीलिए हमने हर स्टेट को इक्वल सीट नहीं दी है। क्लियर हुई बात? इसकी बजाय हमने एलोकेशन किस तरीके से किया है, उस स्टेट, उस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन को देखते हुए। इन स्टेट सीट्स हैव बीन एलोकेटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन पॉपुलेशन बेसिस। उस स्टेट की, उस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन को देखा है, उसके हिसाब से हमने एलोकेशन किया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट्स हैं,
पंजाब सिर्फ 7 मेंबर को भेजता है, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एक एक व्यक्ति को भेजते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं सेंड ओनली 4 मेंबर्स, 3 फ्रॉम दिल्ली एंड 1 फ्रॉम पुदुचेरी। बेटा आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर जो हमारी नई नई यूनियन टेरिटरी बनी है ना, इससे भी 4 मेंबर सिलेक्ट होके आते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक हुई बात। ये आपकी बुक प्रिस्क्राइब नहीं कर रही है, आपकी बुक ने इस बात को मेंशन नहीं किया है, तो बोर्ड्स में इसके पूछे जाने के चांसेस कम है। फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि दिल्ली से 3 आती है, पुदुचेरी से 1 आते हैं, और JNK से आते हैं 4। अब हम मैनर ऑफ इलेक्शन देखेंगे, तो मैनर ऑफ इलेक्शन में आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप, मैं या कोई भी एलिजिबल वोटर इन लोगों को इलेक्ट नहीं करता, राज्यसभा मेंबर को इलेक्ट नहीं करता, इन्हें इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम लोगों ने इलेक्शन हुआ होगा तो हम अपने MLA को इलेक्ट किया होगा, अब हमारा जो MLA है वो राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करेगा। इतनी भी बातें समझ में आ गई। चलो, अब यहाँ पर 2 टर्म है, एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये ऐसे आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाले बेटा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं अननेसेसरी लेंदी नहीं करूँगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के कारण। चलो, तो अभी बस इतना याद रखो कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के राज्यसभा में, उन्हें इलेक्ट करते हैं कौन? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट में MLAs होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर को। अब ये कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखो, मेरा स्टेट, तुम्हारे स्टेट की बात करते हैं, यूपी में टोटल सीट्स हैं अभी 403। कितनी है बेटा? 403। 403 में अभी 273 किसके पास है? बीजेपी के पास है। आपके CM होंगे ना, कौन? योगी आदित्यनाथ। इतनी सारी सीट्स मिली, 68% वोट अकेले, 68% सीट्स अकेले इन्हें मिली, वोट नहीं सीट। 68% सीट अभी हमारे पास किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो बीजेपी अपने सीट्स के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स को राज्यसभा में भेज पाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी होगी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की, इनकी पार्टी के जो मेंबर्स होंगे वो जितनी सीट्स उनको मिली होगी उसके प्रपोर्शन में मेंबर्स को राज्यसभा में भेजेंगे। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? अभी टोटल सीट्स जो है राज्यसभा की वो है उत्तर प्रदेश की 31, पर पूरी 31 के लिए इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है बेटा। अभी सिर्फ 11 सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो 11 सीट्स में से देखो बेटा, 6 तो भेज देगी कौन? बीजेपी। 1-2 भेज देगी समाजवादी पार्टी, 1-2 भेज देगी बहुजन समाजवादी पार्टी, एक आध कोई और पार्टी होगी तो वो भेज देगी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेंबर जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हैं, वो अपने अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग मेंबर्स को। बेटा अब हम देखेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको आपको समझाना भी चाहूँगी यहाँ पर तो पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, पर ठीक है, फिर भी ध्यान से समझो कि हम लोग जब भी राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो रैंकिंग देते हैं। ठीक है, जब हर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों ने फर्स्ट रैंक अगर राम को दी है ना, और सेकंड थर्ड रैंक उसकी किसी और व्यक्ति को चली गई है, फिर किसी व्यक्ति ने श्याम को फर्स्ट रैंकिंग दी है, फिर और व्यक्ति ने श्याम को फर्स्ट रैंकिंग दी है। अब राम और श्याम के बीच में जब भी टाई होगा तो किसी तीसरे चौथे व्यक्ति ने जहाँ पर सेकंड रैंकिंग किसी को दी होगी, राम या श्याम को, उसके वोट को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखना, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलो, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनियन टेरिटरी के, उन्हें किस तरीके से चूज़ किया जाता है? जिस तरीके से पार्लियामेंट ने पहले ही लिखकर प्रिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक पूरा प्रोसेस दे दिया है। जो 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दिल्ली के, उन्हें इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। 2003 में जो पार्लियामेंट थी उसने ओपन बैलेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। 2003 में ही ओपन बैलेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा पोल्स के लिए। ओपन बैलेट सिस्टम क्या है? पहले ऐसे होता था कि बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर MLAs ने वोटिंग की है कैंडिडेट्स के लिए अदर देन दोस ऑफ देयर पार्टीज। ये भी गलत होता है। अगर आप किसी पार्टी के मेंबर हैं तो पार्टी जिस बात के लिए हाँ कह रही है उसी बात के लिए आपको भी हाँ कहना होता है ना। तो कई बार हम लोगों ने देखा बहुत सारे इंस्टांसेस ऐसे हुए जहाँ पर मेंबर्स ने अपनी पार्टी के अलावा किसी और कैंडिडेट के लिए वोट कर दिया। इसलिए 2003 में एक रिफॉर्म लेके आए पार्लियामेंट, है ना, उसको बोला ओपन बैलेट सिस्टम।
पहले सीक्रेट बैलेट सिस्टम हुआ करता था जहाँ पर आप किसको वोट दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलता था, पर अभी ये पार्शियली ओपन बैलेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। कब? 2003 में। सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइज द अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया ये अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इफ सीक्रेसी बिकम्स अ सोर्स ऑफ करप्शन, अगर सीक्रेसी करप्शन का सोर्स बन जाए तो ओपन बैलेट एक बेटर चॉइस है। अगर आपको कोई 2-4-10,000 रुपए, लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दे रहा है और आप उस पैसे के चक्कर में अपनी पार्टी की बात को साइडलाइन करते हुए उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो आपको पैसा दे रहा है, तो ये गलत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में ये सुधार लेके आए और इस अमेंडमेंट को इस तरीके से जस्टिफाई किया कि भैया सीक्रेसी, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ करप्शन बन रहा था, भ्रष्टाचार का कारण बन रहा था, इसलिए हम ओपन बैलेट लेके आए हैं और ये बेटर चॉइस है। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ की। तो जो राज्यसभा है उसमें अभी 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेट किसने किया है? प्रेसिडेंट ने। अब हम क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे मेंबर्स का। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए एक राज्यसभा के मेंबर में? पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के केस में एक कंडीशन हमने देखी थी, उधर भी इंडियन सिटीजन था, यहाँ पर भी इंडियन सिटीजन है, ये तो बराबर होगी। पर राज्यसभा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जहां आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, वहीं लोकसभा के लिए सिर्फ कितनी रिक्वायरमेंट है? 25 ईयर्स। ठीक है। और उसमें ये भी कहा कि तीसरी क्वालिफिकेशन में कि भैया लॉ टाइम टू टाइम, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो बातें कहती है क्वालिफिकेशन के रिगार्ड्स में, वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। वो बातें अलग अलग हो सकती। बेटा अब हम बात करेंगे एक एक्ट की, जिस एक्ट का नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक रेसिडेंट ही, एक पर्टिकुलर स्टेट का रेसिडेंट ही राज्यसभा में उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा कहा गया। ठीक है। अगर आप एक यूनियन टेरिटरी में रहते हो तभी आप उस यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पर बाद में 2003 अप्रैल में इसको भी वापस ले लिया गया। ये जो फ्रेज है ना, डन अवे मतलब टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज को छोड़ देना, ना मानना, बाद में इस एक्ट को भी बोला गया कि नहीं भैया वैसा नहीं होगा। तो जो रिप्रेजेंटेशन था, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था, उसमें ये कहा गया कि राज्यसभा में जो भी कैंडिडेट होगा वो ऑर्डिनरली उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नेटिव या रेसिडेंट होना चाहिए जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है। पर ये रिक्वायरमेंट को भी वापस ले लिया गया 2003 में। चलो अब हम डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे कि भाई किस किस कंडीशन में आप राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकते। तो पहली कंडीशन है कि आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि भाई अगर आपकी सैलरी, आपकी पेंशन सरकार या केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो। अच्छा, इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए कुछ ऑफिसेस को एग्जम्प्ट किया गया है, कुछ 60 ऑफिसेस को एग्जम्प्ट किया गया है। अगर आप उन ऑफिसेस से बिलोंग करते हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप हाउस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। आप पागल नहीं होने चाहिए, आप दिवालिया आपका नहीं निकलना होना चाहिए। दिवालिया भी मैंने समझाया था कि जब आपके एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? दिवालिया, है ना। तो आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, आप पागल नहीं होने चाहिए, आप फॉरेनर नहीं होने चाहिए, मतलब आप एलियन नहीं होने चाहिए। और फिर भैया पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है बात। तो ये कंडीशंस तो आपको रटी हुई होनी चाहिए क्योंकि ये तो लोकसभा राज्यसभा की सेम ही है। पहला, हाउस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप पागल नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। तीसरा, आपका आप इंसॉल्वेंट ना हो, आपका दिवालिया ना निकला हो। और चौथा, आप फॉरेनर ना हो। पांचवा, आप किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट ऑलरेडी मतलब पार्लियामेंट से पास हो चुका है, तभी तो हम उसको खैर लॉ कह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलो अब टर्म की बात करेंगे। टर्म की बात करें तो जो राज्यसभा है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये परमानेंट बॉडी है, लाइक अमेरिकन सीनेट। अमेरिका में जो सीनेट है उसी की तरह है हमारी राज्यसभा भी एक परमानेंट बॉडी है। 1/3 मेंबर्स हमेशा रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ठीक है। तभी तो हमने बोला कि टोटल 31 सीट्स हैं, पर इलेक्शन अभी कितने के लिए होगा? राज्यसभा के सिर्फ 11 मेंबर्स के लिए होगा, क्योंकि जो 2/3 रिटायर हो रहे होंगे उसमें सिर्फ 11 ही मेंबर रिटायर हो रहे होंगे यूपी से। आई बात समझ में? चलो, तो 1/3 जो मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इट मीन्स जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के
उनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करें तो बेटा जो भी हमारी कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। थोड़ा ध्यान से सुनना। आज हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। तो जो जगदीप धनखड़ जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनी वैसे ही वो क्या बन जाते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन। क्या इतनी बातें आपको ध्यान रहेगी कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा, किसका, राज्यसभा का। करंट कौन है, जगदीप धनखड़। बट द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना ही तो वो लोकसभा का मेंबर होता है ना ही तो वो राज्यसभा का मेंबर होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ना लोकसभा का मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा में इसे वोट डालने का राइट भी नहीं होता है, एक्सेप्ट कई बार टाई हो जाता है तो ये वोट डाल सकता है। ठीक है बेटा, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करने लगता है। हो सकता है प्रेसिडेंट उस टाइम में बाहर हो या उनकी सडन उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, उनकी डेथ हो गई हो, तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा तो वो चेयरमैन की तरह काम नहीं करेगा। जो राज्यसभा होती है बेटा वो एक डेप्यूटी चेयरमैन भी चुन लेती है। क्यों चुन लेती है कि भैया अगर वाइस प्रेसिडेंट कहीं बिजी हुए, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो किसी और काम में लगे हुए हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करें। अभी हमने देखा था ना कि जब प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में ना हो या उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो या उसकी डेथ हो गई हो तो उस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। और जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं तो वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते हैं राज्यसभा की एज चेयरमैन। तो फिर इस टाइम में राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा, कौन प्रोसीडिंग्स को देखेगा, तो वो काम करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन, जिन्हें राज्यसभा अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को अपॉइंट कर लेती है। जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है वो सिटिंग्स को तब प्रिसाइड करता है जब चेयरमैन एब्सेंट हो, है ना। भले ही वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा हो, उसकी तबीयत खराब हो, उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, कोई भी केस हो सकता है। ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस को, उनकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज कर रहा होता है, तब चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट का काम कर लेता है। चलो, कोरम। कोरम भाई 1/10, मतलब हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था ना कि इतने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो होने चाहिए तभी लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो लोकसभा में भी ये 1/10 ही है और राज्यसभा में भी 1/10 ही है। मतलब टोटल जो भी आपकी स्ट्रेंथ होगी उस स्ट्रेंथ का 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब 10% मेंबर होने चाहिए। बेटा सैलरी में, अलाउंसेस में, लोकल डेवलपमेंट एरिया को डेवलप करने के लिए जो फंड मिलता है वो सब बिल्कुल सेम होता है लोकसभा मेंबर का और राज्यसभा मेंबर का। ठीक हुई बात। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने के लिए आपको जो फंड चाहिए लोकसभा मेंबर राज्यसभा मेंबर को सेम मिलता है, सैलरी सेम है, अलाउंसेस सेम है। ठीक हुई बात। चलें आगे। पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो रैंडमली आस्क्ड है कि यूनियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी पार्ट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। चलो बेटा, अब पार्लियामेंट के फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, उनकी पावर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है बेटा, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं और टिल डेट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट अपने कामों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाई हो। एक दो केसेस को अगर हम छोड़ दें तो पार्लियामेंट अपना काम बहुत अच्छे से करती आई है। तो आज जो पार्लियामेंट है सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं रह गई है, मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। देखो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्लियर करके गए थे कि भैया मैक्सिमम जो पावर होगी वो किसके पास होगी, लोकसभा के पास होगी। लोकसभा एक प्री डोमिनेंट चैम्बर हुआ,